नमस्कार प्यारे साथियों। आज की क्लास में आप सभी की हिंदी का जो चैप्टर 1 से 6 तक गद्य खंड का हम साथियों वीपीआई सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। जितना भी प्रश्न पढ़ाएंगे साथियों उससे बाहर एग्जाम में आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। जो भी साथी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी तैयारी के लिए बेस्ट चैनल है। डेली यहाँ पर क्लासेस होती है साथियों। पहला नंबर क्या प्रश्न है कि यदि हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। देखिए साथियों, यह चैप्टर 1 है जिसका नाम है क्या बातचीत, जिसे बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है साथियों। वहाँ से हम पहले बातचीत क्यों करेंगे, फिर उसने कहा था जैसे जैसे चैप्टर आता है वैसे हमको सभी का 2 अंक के प्रश्न करेंगे साथियों। क्योंकि 2 अंक के प्रश्न आपके एग्जाम में कुल कितने पूछे जाते हैं, 10 पूछे जाते हैं साथियों। 5 बनाने होता है, एक के लिए 2 अंक मिलता है। ठीक है साथियों, ये 10 नंबर साथियों हमें लेना है आप सभी से, मतलब एग्जाम में से हमें लेना है। ठीक है ना। देखिए पहला नंबर प्रश्न एक बार और पढ़ते हैं। हमें वाक शक्ति न होती तो क्या होता। वाक शक्ति मतलब क्या होता है साथियों, तो बोलने की शक्ति। यदि हम बोलने की शक्ति ना होती तो हम क्या रहते, चुपचाप रहते, कुछ ना बोलते, आपको कुछ पढ़ाते भी नहीं। ऐसे हम चुप रहते तो आपको समझ में आता था कि नहीं नहीं आता जी। यानी कोई आप दूसरे के बारे में नहीं बता सकता, ना अपने बारे में बता सकते, ऐसा हो जाता है। ठीक है साथियों, यदि हम नहीं बोल पाते तो। यानी इसको हम लिखेंगे व्यक्ति लूंज पुंज गूंग बन कर रह जाता साथियों। वह अपना सुख दूसरों को नहीं बता सकता। मनुष्य इतना विकास नहीं हो पाता, मतलब अब जितना विकास हम कर पा रहे थे तेजी से शायद उतना हम विकास नहीं कर पाते। कोई किसी की सहायता भी नहीं कर पाते। आप बोले ही नहीं कि मुझे क्या दुख है, मुझे क्या प्रॉब्लम है, तो दूसरा कोई कैसे बताएगा कि आपका क्या हम सहायता कर सकते हैं। ठीक है साथियों, इसलिए साथियों हम यदि वाक शक्ति ना होती यानी बोलने की शक्ति ना होती मैं इतने चीज हम लोग नहीं कर पाते। ठीक है साथियों, इसका आंसर यदि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको ज़रूर बता देना है। ठीक है साथियों, बता दीजिएगा। देखिए 2 नंबर प्रश्न साथियों क्या है कि प्रश्न 2 साथियों, वाक शक्ति का क्या महत्व है। तो देखिए वाक शक्ति का क्या महत्व है, तो बोलने के लिए महत्व है। हम दूसरे के बारे में अपने बारे के दुख को दूसरों को बताने के लिए क्या महत्व है। क्योंकि वाक शक्ति क्या है साथियों, बोलने की शक्ति है। बोलने की शक्ति हम बोलने के लिए ही क्या करेंगे साथियों उपयोग करेंगे। यानी वाक शक्ति के कारण है व्यक्ति अपने मनोभाव को प्रकट करता है, अपना सुख दुख को दूसरों को सुनाता है, एक दूसरे से सुख दुख को सहायता पाता है। ठीक है साथियों, सहायता हो पाता है। इसी कारण हम क्या साथियों वाक शक्ति का महत्व है, मतलब वाक शक्ति का क्या हमें हम यूज करते हैं, ऐसा भी आप समझ सकते हैं प्रश्न। ठीक है साथियों, या ऐसा यदि अगर प्रश्न आ जाता है यदि दोनों में से कौन, तो आपके एग्जाम में बना देना होगा। ठीक है, बना दीजिएगा। देखिए साथियों, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, और चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो इस चैप्टर में बताया गया तो यूरोप के जो लोग होते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से बातचीत करते हैं। ठीक है, और उन्हीं के बातचीत को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन नाम दे दिया गया है। ठीक है, समझ गए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो आप बताना होगा। यूरोप के लोगों में जो बातचीत करने की कला है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहलाती है। ठीक है, तो इसमें ऐसा बात की जाती है जैसे उनको क्या कोई सामने वाले की बात करें तो उन्हें के मन में दुख न लगे, ऐसा बात की जाती है। मैंने सोच समझ कर बातचीत की जाती है। यानी यह बातचीत की श्रेष्ठ कला है। श्रेष्ठ कला है साथियों, सहृदय बातचीत आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ठीक है, इसे साथियों आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। सह मतलब पूरे हृदय मतलब दिल की गहराइयों से बात करना है। ठीक है साथियों, इसमें बहुत अच्छी तरीके से क्या की जाती है, बात की जाती है। समझ में आ रहा है साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है साथियों, अब देखिए यह जो चैप्टर था साथियों, पहला जो चैप्टर था बातचीत चैप्टर, इससे साथियों 3 जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न था हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अब अगला चैप्टर आता है साथियों, उसने कहा था 4 नंबर प्रश्न पढ़िएगा। ठीक है साथियों, इसी तरह साथियों हर चैप्टर का होगा। ठीक है, एक एक क्लास में साथियों 1 से 6 चैप्टर, मतलब 6 को चैप्टर का हम सब्जेक्टिव करेंगे। अगला क्लास में साथियों गद्य खंड के सभी चैप्टरों का सब्जेक्टिव करा देंगे। ऑब्जेक्टिव हमने करा दिया साथियों, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाकर देखिएगा। ठीक है, देखिए लाहना सिंह का चरित्र का वर्णन करें, मतलब चरित्र के बारे में क्या था लाहना सिंह। तो देखिए लाहना सिंह साधु बचपन में जो लड़की से टकराया था उसके बारे में हमें क्या बताना है। लाहना सिंह साधु सिख राइफल 77 नंबर का जमादार था, और साधु जर्मनी के विरुद्ध क्या लड़ाई कर रहा था। इतना हमें क्या हो उसके बारे में बता देना है। उसने अपने प्रेम के खातिर अपने जान दे दिया सुबेदारनी के साथियों का बोलने पर। ठीक है, सुबेदारनी का बोलने पर, इतना इसके बारे में हम लिख सकते हैं। तो लाना सिंह उसने कहा था कहानी का क्या है संतु नायक है। यह भी सातवें ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि वो उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, तो लाना सिंह।
वह प्रेम की मर्यादा कायम रखने के लिए शहीद हो गए। मतलब प्रेम के लिए साधु उसने बोधा सिंह लाहना और हाजरा सिंह को साधु रक्षा करते करते क्या वह मर गया, क्योंकि सूबेदारनी ने उसे यही बात बोला था कि उनकी रक्षा करना, ठीक है। वह राइफल से नंबर 77 के सिख जमादार के रूप में सेना में काम करता था। वह धीर वह धीर वीर निर्भक और होकर होकर साधु और विलक्षण बुद्धिन युवक था, ठीक है साधु। बचपन में अड़हल बालक के रूप में दिखाई पड़ता है, ठीक है। अड़हल बालक के रूप में क्यों साधु? क्योंकि वह लाहना सिंह जो था साधु लड़की से बार बार पूछता है क्या तेरी कुड़माई हो गई थी, मतलब वह बात पर अड़ गया था, ठीक है साधु। परंतु 25 वर्ष के बाद वीर सैनिक बन गया, ठीक है। और साथियों और 25 साल बाद वो क्या बन गया? एक वीर सैनिक रूप में क्या बन गया, ठीक है। यदि आपको पूछेंगे लाहना सिंह के बारे में तो इतना साथियों आप बता दीजिएगा, ठीक है। बता दीजिए साथियों, यहाँ से 2 नंबर आपको अच्छी तरीक़ा से मिल जाएगा। देखिए साथियों 2 नंबर का प्रश्न इतना लिख दीजिएगा, पक्का मिलेगा 2 नंबर, ठीक है। उसने कहा था दिव्य प्रेम प्रोत्साहन की कहानी है कैसे, मतलब इस कहानी में साथियों दिव्य प्रेम मतलब बहुत अच्छे प्रेम के बारे में बताया, क्योंकि साथियों लाहना सिंह था प्रेम की रक्षा के लिए क्या अपना जान दे देता है, इसलिए साथियों इस प्रेम को क्या है, इस कहानी को दिव्य प्रेम की कहानी कहा गया है, ठीक है साथियों। उसने कहा था दिव्य प्रेम प्रोत्साहन की कहानी है, क्योंकि उसने लाहना सिंह जो नायक लाहना सिंह है प्रेम के लिए अपना प्राण का साथियों उत्सर्ग कर देता है, मतलब प्राण दे देता है, ठीक है साथियों। यह साथियों इसलिए यह देव प्रोत्साहन की सर्ग की क्या है साथियों कहानी है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है साथियों। क्यों है? क्योंकि लाना सिंह ने जान दे दिया, ठीक है। इतना बातें याद रखना, मुख्य रूप से आपको बातें याद रखना, क्यों किया ये किया, ठीक है, इसी कारण हुआ है, ठीक है साथियों। इतना याद रखिएगा तो एग्जाम में आप जरूर प्रश्न का उत्तर बनाइएगा। तो उसने कहा था कहानी का प्रारंभ कहाँ और किस रूप में हुआ, तो उसने कहा था कहानी कहाँ से हुआ, तो उसने कहा था कहानी साथियों अमृतसर शहर में हुआ था, जब लड़का लड़की आपस में टकराए थे दुकान पर, ठीक है साथियों। वहाँ से इनकी क्या कहानी का प्रारंभ हुआ था, यही ना शुरू में पढ़ा था, ठीक है बिल्कुल। तो उसने कहा था कहानी का आरंभ अमृतसर के भीड़ भाड़ वाले बाजार में से हुआ। वहीं सिख लड़का लड़की एक दुकान पर मिले। लड़का मामा के केस धोने के लिए दही लड़का जो शांतुल मामा के केस धोने के लिए क्या लेने आया था? दही लेने आया था, ठीक है। दही लेने आया था और लड़की क्या करने आई थी? देखिए यहाँ पर लिखा गया है लड़की किसके लिए आई थी। साथियों लड़की किस लिए आई थी? लड़की रसोई के लिए बढ़िया खरीदने आई थी। दोनों ने मिलन परिचय और आरंभ हुई, ठीक है। मतलब लाहना से मतलब इस उसने कहा था कहानी कहाँ से शुरू हुई, तो लिखिएगा अमृतसर शहर से हुई, जहाँ लड़का लड़की क्या दुकान पर मिलते हैं साधु, दुकान पर मिलते हैं और वहीं से उन्होंने का कहानी प्रारंभ हुआ है, ठीक है। इतना लिख दीजिए, ये मत लीजिए, ये लिखना जरूरी नहीं है कि लड़का किस लिए आया था लड़की किस लिए, क्योंकि हमें डायरेक्ट पूछ रहा है कहानी का प्रारंभ कहाँ से हुई थी, ठीक है। तो यही बता दीजिएगा, ठीक है साधु, बता दीजिएगा। ये बिल्कुल। अब देखिए साधु 7 नंबर क्या प्रश्न है कि यह जानवर की तरह लड़की की कुड़माई हो गई है, लड़के की क्या हालत होगी, सॉरी सॉरी यहाँ पर लिखे यह जानकर, ठीक है। तो देखिए शांतु जैसे ही लड़का ने जाना है कि लड़की की कुड़माई हो गई है, तो लड़का क्या शांतु एकदम से रूप से समझिए पागल हो गया, ठीक है। वह पागल हो गया कि यह जानकर कि अब मेरी इससे शादी नहीं हो पाई, क्योंकि यह शादी कुड़माई का अर्थ होता है शांतु क्या है? मंगनी। मंगनी पहले मंगनी होता है तब न शादी, तो मंगनी हो गया तो शादी उसी से लड़के से होगी। तो लड़के के और लड़की की मंगनी हो गई साधु, तो लाना सिंह का भी इससे शादी नहीं हो पाएगा। यानी साधु ये क्या हो गया, एक तरह से पागल हो गया, या किसी को भी साधु नली में ढकेल देता था और आगे बहुत कुछ कर देता है, ठीक है साधु। दूध भी उड़ेल देता है, मतलब दूध भी किसी का देखता है तो उसे इति कर देता है, ठीक है, ढकेल देता है। यानी किसी में टकरा भी जाता है, इतना ही यह सब बातें कर देता है, ठीक है साधु। यानी लिख देंगे कि लड़की की कुड़माई की बात जानने के बाद लड़का विक्षिप्त होकर एक लड़के को नली में ढकेल देता है साथियों, एक नली को लड़की में ढकेल देता है। कुत्ते पर पत्थर फेंकता है साथियों, कुत्ते पर क्या मारता है? पत्थर मारता है, मतलब पागल की तरह व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है। गोभी वाले के ठेले पर दूध उड़ेल देता है, मतलब गोभी वाला के ठेला पर साथियों दूध डाल देता है। भेसड़ी से टकरा गया, मतलब किसी औरत से क्या साथियों टकरा गया, ठीक है। ठीक है साथियों और इस प्रकार पूर्णतः असंतुलित हो जाए, मतलब असंतुलित मतलब संतुलित की अवस्था में नहीं रह पाया, ठीक है साथियों। समझ गए? यदि आप समझ गए, यदि यह अगर प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि लड़के को जानकर क्या हुआ जब लड़की की कुड़माई होगी, तो आपको बताना होगा प्रश्न का उत्तर, आप जरूर बताइएगा, ठीक है।
अगला देखिए साथियों 8 नंबर क्या प्रश्न है कि उत्तर उत्तर आपको बताना है कि लाहना सिंह ने बोधा सिंह के प्रति किस त्याग का परिचय दिया, ठीक है। तो साथियों लाहना सिंह ने क्या कहा था, तो लाहना सिंह ने साथियों बोधा सिंह के प्रति या अपना बताया क्या बताया साथियों, आपको बताना होगा कि उसने साथियों जो था कि बोधा उतना जो कड़की ठंड थी उस ठंड में भी बोधा सिंह के साथियों यह तेज जब बुखार लग गया साथियों, बुखार लगा तो उसे अपना कंबल दे दिया और खुद उसकी जगह पर बोधा सिंह की जगह पर खुद क्या साथियों वह सैनिक के रूप में तैनात हो गया कि हम लाहना सिंह का क्या मतलब लाहना सिंह साथियों बोधा सिंह की रक्षा करेगा, उसके जगह पर काम करेगा, अपने काम नहीं रुकने चाहिए, ठीक है। यह साथियों उसने लाहना सिंह ने बोधा सिंह के प्रति यह त्याग दिखाया था, ठीक है, याद हो गया। यही आपको लिखना है। तलाहना सिंह ने बोधा सिंह के प्रति निश्चल निस्वार्थ त्याग परिचय दिया है। सूबेदारनी के प्रति उसका प्रेम गंगा जल की तरह पवित्र था। उसने उसके बेटे बोधा सिंह पति हाजरा सिंह के देखते रहने के बात कही थी, मतलब क्या जो सूबेदारनी थी यही ना बोली कि मेरे पति और मेरे पुत्र की क्या रक्षा करना है, ठीक है। उसी तरह ठीक है संतु उसी उसी बात की पूरी करने में लड़े कड़ाके की ठंड में भी खुले मैदान में बोधा सिंह के बदले ड्यूटी करता है। हमने बताया ना वो कुछ ड्यूटी करता था, उसके अपने गर्म कपड़े दे दिए, मतलब वह जो ठंडे में संतु अपना गर्म कपड़ा दे दिए उस बोधा सिंह को, ठीक है। युद्ध की स्थिति तो स्वयं गोली खाकर बोधा सिंह की जान बचाता है, ठीक है। बोधा सिंह की जान बचाए मन केशव पद उसे सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा इसका करना कर्तव्य बन गया जब जैसे ही सूबेदारनी इसको बोलिए, ठीक है साथियों। यही इस चैप्टर में मुख्य रूप से बताया गया है, ठीक है। यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा। बिल्कुल जी। अब देखिए आगे जो प्रश्न है साथियों 9 नंबर क्या लिखा है कि जाड़ा क्या है, जाड़ा क्या है, मौत है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिला करता है, ठीक है। वजीरा सिंह के इस कथन का अर्थ स्पष्ट करते हैं। तो देखिए निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिलते, इसका मतलब ये होने समझिए कि जो निमोनिया से लोग मरते हैं उनको मुरब्बा मिलता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब है साथियों, इसका कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति साथियों समय से पहले मर जाएगा, मतलब जिस काम के लिए मरना चाहिए उस काम के लिए नहीं मरेगा तो वह उसका लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार साथियों इस चैप्टर में साथियों बताया गया है कि सैनिक साथियों युद्ध के क्रम में लड़ेगा तो उसको साथियों पुरस्कार मिलता है, एंड यदि ऐसे ही मर जाएगा तो उसको पुरस्कार नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी सैनिक जब युद्ध के क्रम में शहीद होता है तो सरकार उसे पुरस्कृत करती है, मतलब युद्ध हो रहा है मतलब किसी देश से तो यदि वो सैनिक साथियों मर जाएगा तो उसको पुरस्कार मिलेगा। यदि जाड़ा गर्मी आदि से मरने वाले को पुरस्कार नहीं मिलते, इसीलिए साथियों कहा गया। अतः वैसी मौत क्या है, बेकार है, मतलब जो जाड़े गर्मी से मौत मरते हैं साथियों क्यों है बेकार है, क्योंकि उसमें कोई पुरस्कार ही नहीं मिलेगा। यदि आप युद्ध में शहीद होते हैं तो आपको साथियों पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। इसीलिए साथियों यह प्रश्न कहा गया है कि निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिलता, मतलब जाड़े गर्मी आदि घटनाओं से मरने वाले को मुरब्बा नहीं मिलता, ठीक है। समझ गए, यही साथियों बरजीरा सिंह ने कहा था। समझ गए साथियों। आगे देखिए साथियों 10 नंबर क्या प्रश्न है। 10 नंबर फिरंगी मैम के बाग में क्या था, तो फिरंगी मैम के बाग में क्या था, मतलब बगीचा में क्या था साथियों आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए फिरंगी मैम के बाग बाग में हरी हरी मखमली घास थी, उस उसमें उसमें सुंदर फूल पत्ती भी थे, ठीक है। ये साथियों प्रश्न नहीं पूछा गया है, ठीक है। आप इसे याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 11 नंबर क्या प्रश्न है साथियों, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी है, तो देखिए उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी है, 5 भागों में बटी है, ठीक है। कहानी कितने भागों में युद्ध का वर्णन, तो देखिए कहानी के साथियों 4 भागों में युद्ध का वर्णन किया गया है, ठीक है। उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी है, कहानी के 4 भागों में युद्ध का वर्णन है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए साथियों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा आप सभी, ठीक साथियों। आगे देखिए प्रश्न क्या है। आगे साथियों 12 नंबर प्रश्न पढ़िए यहाँ पर, जयप्रकाश नारायण कौन थे, ठीक है। तो जयप्रकाश, अब साथियों हम संपूर्ण क्रांति चैप्टर आ गया है, अब हम इसका साथियों 2 अंकीय प्रश्न पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जयप्रकाश नारायण कौन है साथियों, तो जयप्रकाश नारायण लोकनायक है, जिन्होंने साथियों संपूर्ण क्रांति जो साथियों हुआ था संपूर्ण क्रांति उसका इन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, इतना बातें आपको इनके बारे में लिख देना होगा। तो जयप्रकाश नारायण महान संत स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के संपूर्ण क्रांति के अग्रदूत
तो मतलब आगे इन संपूर्ण क्रांति जो चल रहा अग्रदूत मतलब आगे पहले ही यह चलते मतलब संपूर्ण क्रांति का इन्होंने साथियों क्या नेतृत्व किया, पूरे देश में उन्होंने क्रांति फैला दी, जो संपूर्ण क्रांति साथियों पूरे देश लेवल पर हो गई। ठीक है, इनके बारे में इतना लिख दीजिएगा। ठीक है, जो हमने बताया वो भी आपको लिखना है। ठीक है साथियों, आगे देखिए बढ़िए 13 नंबर क्या है साथियों, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। तो देखिए भ्रष्टाचार की जड़ क्या है साथियों, तो जो सरकार है, तो सरकार जो गलत नीतियाँ कर रही है, जो घूसखोरी हो रहा है, बहुत चीज़ जो गलत काम हो रहा है, वही चीज़ क्या है असल भ्रष्टाचार की क्या है साथियों जड़ मतलब क्या है? भ्रष्टाचार कहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो यही साथियों है आपको बताना है। तो भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियाँ है, इस कारण ही हमारे देश समाज में अनाचार दुराचार फैल रहा है, जनता अन्याय के नीचे दबी है। ठीक है, जनता अन्याय के नीचे क्या ऐसा तो दबी है। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है शांति 14 नंबर प्रश्न है कि दिनकर जी, सॉरी यहाँ पर लिखिएगा कि दिनकर जी है। ठीक है, निधन कहाँ हुआ था, किन परिस्थितियों में। तो देखिए दिनकर जी का जो निधन हुआ था साथियों, विलिंगडन नर्सिंग होम हॉस्पिटल में हुआ था, आप जानते हैं। और किन परिस्थितियों में हुआ था, ये जब गए थे साथियों मद्रास में, तो इनका वहाँ पर ही साथियों इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, तो दिनकर जी का जो निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 को हुआ था, ये साथियों याद रखिएगा। ठीक है, वेल्लोर अस्पताल के क्रम में वेल्लोर अस्पताल जाने के क्रम में प्रकाश बाबू मद्रास, यहाँ पर मद्रास होगा, मद्रास में किस स्थान पर, चेन्नई पर अपने मित्र ईश्वर अय्यर के यहाँ रुके थे। ठीक है, मतलब वह साधु जयप्रकाश नारायण ही ना इसके बारे में बताते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन कैसे हुआ, तो उनके बारे में थोड़ा लिखना होगा। ठीक है, मतलब वो ईश्वर अय्यर के यहाँ गए थे, कौन, जयप्रकाश नारायण जी गए थे। ठीक है साधु, और देखिए दिन में दिनकर जी से भेंट हुई। ठीक है, दिनकर जी रामनाथ गोयना गोयना के यहाँ रुके थे। ठीक है, गोयना जो कौन कौन थे, तो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। ठीक है, रात में अचानक दिल का दौरा पड़ा, किनको दौरा पड़ा, तो दिनकर जी को साथ वो रात में क्या पड़ा, दिल का दौरा पड़ा। ठीक है, उन्हें 3 मिनट बाद विलिंगडन नर्सिंग होम में पहुंचाया गया, इलाज का पर्याप्त बंदोबस्त होने के बाद भी उन्हें नहीं बचाया गया। मतलब साधु आप लिख दीजिए, मतलब इनका एक भाई के दिल का दौरा था वो आया, और ये क्या इनकी मृत्यु हो गई 3 मिनट बाद। ठीक है, समझ में आ गया। इतने इनके बारे में आपको क्या करना है साधु, लिख देना है। ठीक है, इतना आपको लिख देना है, लिख दीजिएगा। अब देखिए साधु 15 नंबर प्रश्न, दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है। देखिए दल विहीन मतलब कोई भी लोकतंत्र में दल नहीं होगा, मतलब लोग जैसे तैसे लड़ेंगे। ठीक है, और साम्यवाद में कैसा संबंध है साधु आपको बताना है, तो लिखिएगा साधु साम्यवाद का संबंध मार्क्सवाद या लेनिनवाद से है। ठीक है, यहाँ से साधु ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे साम्यवाद का संबंध किससे, तो मार्क्सवाद और लेनिनवाद से। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी पूछा जाता है, तो 1924 में आपको बताना होगा। ठीक है, दल विहीन लोकतंत्र का मार्क्सवाद किससे गहरा संबंध है। ठीक है, और दल विहीन का भी साधु मार्क्सवाद से गहरा संबंध है। ठीक है, मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ जाएगा, वैसे वैसे राज्य का क्षय होता जाएगा। ठीक है, तो देखिए साथियों मार्क्सवाद में जैसे जैसे हम लोग क्या साम्यवाद की ओर बढ़ेंगे, तो हमारा क्या साथियों समाज का क्षय होगा, मतलब समाज का हानि होगा। ठीक है साथियों, हानि होगा। यह प्रश्न मुझे लगता है साथियों नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, और अंत में असिस्टेंस सोसाइटी की स्थापना होगी, यह समाज के निश्चित लोकतांत्रिक होगा। ठीक है, यह प्रश्न आप याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न देखिए साथियों कि बापू और नेहरू किन किन विशेषताओं का जेपी, यहाँ पर साथियों जेपी क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में किया था। देखिए बापू जो मतलब महात्मा गांधी, ये साथियों जो जयप्रकाश नारायण थे, महात्मा गांधी को भी क्या उनकी गलत नीति है, चाहे उनके बारे में जो विरोध करना है, विरोध भी कर देते हैं। ठीक है, नेहरू जी के साथ भी यह सेम ऐसे ही करते थे, और नेहरू जी को यह अपना भाई मानते थे, इतना याद रखिएगा। तो देखिए जब बापू की बातों का विरोध करते थे, तो बापू बुरा नहीं मानते, मतलब बापू बोले तो क्या गांधी जी भी बुरा नहीं मानते थे कि नहीं करिए विरोध, कोई दिक्कत नहीं, प्रेम से समझाते थे। बल्कि बापू जो थे साधु वो प्रेम से समझाते क्या मैं गलत कर रहा हूँ या सही है। ठीक है, नेहरू नेहरू का भी यही स्वभाव था, वे बड़े भाई की तरह
प्रेम देते थे, ठीक है? बड़े भाई की तरह प्रेम देते थे। इतना ही याद रखना है संतु, आपको बता देना होगा, ठीक है? समझ गए? आगे देखिए आगे क्या है। आगे संतु प्रश्न है, पढ़िएगा। आगे संतु 17 नंबर क्या प्रश्न है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है संतु कि जयप्रकाश बाबू कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। देखिए जयप्रकाश बाबू कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए नहीं शामिल हुए क्योंकि साथियों जो हमें चाहिए था स्वतंत्रता चाहिए था, स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस पार्टी आगे थी, ठीक है? मतलब कांग्रेस मूल रूप से कार्य कर रही थी, इसलिए उन्हें साथियों कांग्रेस में शामिल हुए, न कि कम्युनिस्ट में, ठीक है? समझ गए? आगे देखिए देखिए उन्होंने उन्हें लगा कि आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का नेतृत्व की ही कारगर हो, बुर्जुआ क्लास की भी यह स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता है तो उसका साथ देना चाहिए, ठीक है? तो इस आधार पर जेपी कम्युनिस्ट में शामिल हुए, ठीक है? जो हमने साथियों बताया आपको वो लिख देना होगा, ठीक है? यदि समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं साथियों, और इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा हमारा साथियों टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है साथियों, ठीक है? आगे 18 नंबर क्या प्रश्न है कि उस किसके आह्वान पर जयप्रकाश ने कॉलेज छोड़ दिया था। देखिए किसके आह्वान पर गांधी जी ने साथियों आह्वान किया था, तो उन्होंने साथियों क्या जनवरी 1921 में गांधी जी के आह्वान पर ने जयप्रकाश ने क्या कॉलेज छोड़ दिया, आपको याद रखना है, ठीक है? गांधी जी के आह्वान पर, मतलब गांधी जी के कहने पर। 19 नंबर प्रश्न है साथियों कि चुनाव सुधार के संबंध में जयप्रकाश बाबू के क्या विचार थे। जयप्रकाश बाबू के क्या विचार थे चुनाव के संबंध के बारे में आपको बताना है साधु, लिखना है साधु उत्तर कि वे दल विहीन लोकतंत्र के साथ ग्राम सभा के चुनाव कराना ही हिमायती है, मतलब फायदेमंद है, ठीक है? मतलब ग्राम सभा के साथ साथ चुनाव होना चाहिए, उन्होंने यह बताया, ठीक है? इससे सरकार का खर्च भी बचेगा और निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा। मतलब जयप्रकाश बाबू क्या चाहते हैं तो ग्राम सभा चुनाव हो, इससे साथ सरकार का खर्च बचेगा और निष्पक्ष चुनाव होगा, मतलब अच्छी तरह से चुनाव, कोई धांधली नहीं हो पाएगी, ठीक? समझ में आ गया? आगे देखिए साथियों 20 नंबर प्रश्न, डेमोक्रेसी का दुश्मन जयप्रकाश बाबू किसे मानते थे। मतलब डेमोक्रेसी मतलब क्या, लोकतंत्र है साथियों, उस लोकतंत्र का दुश्मन जयप्रकाश बाबू किसे मानते थे बताना है, ठीक है ना? तो देखिए हम बता सकते हैं कि जयप्रकाश बाबू अत्याचार के विरुद्ध शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले विरुद्ध अत्याचार करने वाले डेमोक्रेसी का दुश्मन है। मतलब साथियों वो जो जयप्रकाश बाबू का कहना है कि जो यदि शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन चले, उस आंदोलन का कोई यदि कोई विरोध कर दे तो वह साथियों क्या है, डेमोक्रेसी का दुश्मन है, अर्थात शांतिपूर्ण प्रदर्शन यंत्र करने वाले डेमोक्रेसी के दुश्मन है, ठीक है? डेमोक्रेसी के साथ मतलब शांतिपूर्ण रूप से जो प्रदर्शन हो रहा है उसका विरोध करने वाले क्या है, डेमोक्रेसी का दुश्मन है, आपको याद रखना है, ठीक है साथियों? ये आपको बताना होगा। आगे देखिए साथियों 21 नंबर प्रश्न, जयप्रकाश बाबू की पत्नी का और ससुर का नाम, पत्नी का नाम साथियों प्रभावती, ससुर का नाम ब्रज किशोर प्रसाद था, ठीक है? याद रखिएगा ब्रज किशोर क्या था, प्रसाद था। 22 नंबर प्रश्न साथियों कि पुरुषों में नारी के गुण क्यों होना चाहिए। देखिए साथियों अब देखिए हमारा चैप्टर आता है अर्धनारीश्वर, ठीक है? अर्धनारीश्वर कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, ठीक है? तो देखिए अर्धनारीश्वर साथियों, देखिए प्रश्न है साथियों क्या है कि पुरुषों में नारी का गुण होना चाहिए। तो देखिए पुरुष है साथियों उसमें नारी का गुण होना आवश्यक है, क्योंकि यदि साथियों हर काम साथियों पुरुष को नारी का में आना चाहिए, क्योंकि समय पर क्या जरूरत पड़ जाए ये कोई नहीं जानता, ठीक है? इसलिए साथियों हमें आना चाहिए। तो देखिए पुरुष में नारी का गुण यहाँ पर होगा, गुण आने पर यह अधिक संवेदनशील दयावान बन जाता है, उसकी आक्रामकता कम हो जाती है। मतलब देखिए इसको ऐसे लिखिएगा कि पुरुष में नारी का गुण होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि पुरुष जब नारी का गुण सीखता है तो वह देवता बन जाता है, यानी उसके गुणों में वृद्धि हो जाती है, वो और अभी पुरुष का ज़्यादा गुणवान हो जाता है नारी का गुण सीखकर, ठीक है? ऐसा लिख सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है? 23 नंबर प्रश्न पढ़े साथियों कि नारी की पराधीनता कब शुरू हुई। देखिए नारी की पराधीनता कब शुरू हुई, तो देखिए जब कृषि का विकास हुआ तो नारी की पराधीनता मतलब दूसरे का अधीन काम कर ले, क्योंकि नारी साथियों घर के अंदर काम करने या पुरुष घर के बाहर, ये याद रखिएगा। देखिए कृषि सभ्यता के विकास के साथ नारी की पराधीनता शुरू हुई, पुरुष खेती खलिहान संभालने लगा, नारी घर के फंसे
फंस रह गई, ठीक है, मतलब घर में ही रह गई। घर के सीमित क्षेत्र में उलझने के कारण नारी पराधीन हो गई, मतलब नारी शांति पुरुषों के अधीन क्या क्या करने लगी, इतने बात है, याद रखिएगा। ठीक है शांतु, आगे देखिए शांतु 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न है शांतु, स्त्रियोचन गुण क्या है? स्त्रियोचन गुण क्या है? तो स्त्री में जो शांतु गुण होते हैं वही स्त्रीचरण गुण होते हैं, तो जैसे प्रेम, दया, ममता, कोमलता, सहिष्णुता, माया, भीरुकता आदि स्त्रियों के गुण, मतलब स्त्री में जो गुण आपको देखने के मिलते हैं वह सभी गुण थे। इसी कारण रविंद्रनाथ ठाकुर ने स्त्रियों को आधा आधेरे मावेवी अधेरे कल्पना कहा है। ठीक है शांतु, ये याद रखिए, मतलब स्त्री में जो गुण है प्रेम, दया, ममता, कोमलता, सहिष्णुता, माया, यही शांति स्त्रीचरण के क्या है गुण है। ठीक है, याद रखिएगा, ये गुण है स्त्रियों के। आगे देखिए शांतु 25 नंबर प्रश्न क्या है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों गई है? देखिए अर्धनारीश्वर मतलब क्या, आधा नर आधा नारी, ठीक है, मतलब क्या शांतु, इससे यह पता चल रहा है कि नारी और पुरुष क्या शांतु एक दूसरे के बिना क्या है, अधूरे हैं, इसलिए शांतु अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है। ठीक है, तो समाज के विकास में स्त्री और पुरुषों का समान योगदान है के लिए अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई, मतलब स्त्री पुरुष एक दूसरे के बिना अधूरे, तभी न अधूरे होंगे तो समाज का विकास नहीं होगा, एक साथ रहेंगे तो समाज का विकास होगा। ठीक है, देवों में देवी, देवों के देव महादेव स्त्री और पुरुष के दोनों थे। ठीक है, मतलब जो देवों देव महादेव का एक फोटो देखे जिसमें सातु पार्वती और शंकर जी दोनों देखने को मिलता है। ठीक है, पुरुष के समान स्त्री को भी सम्मान मिलना चाहिए, स्त्री पुरुष पूर्ण रूप से समान है। ठीक है, ये इसलिए सातु अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए बढ़ते हैं आगे शांतु 26 नंबर क्या प्रश्न लिखा गया है। 26 नंबर में प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है? तो देखिए प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग दोनों शांतु बौद्ध धर्म के मार्ग है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके मार्ग है तो बौद्ध धर्म के मार्ग है। देखिए प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रवृत्ति मार्ग में भोग विलास आनंद आदि की प्रधानता थी, मतलब प्रवृत्ति मार्ग में शांति, प्रवृत्ति जो मार्ग होता है उसमें भोग विलास हम लोग करते हैं, मतलब हम लोग क्या हंसी मजाक आनंद आदि सभी हम मतलब स्त्री के साथ हम रहते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, जबकि निवृत्ति मार्ग में साधना तप ब्रह्मचर्य आदि की ही करते हैं। ठीक है, मतलब और निवृत्ति मार्ग में मतलब स्त्री से दूर रहते हैं, यानी हम साथियों क्या करते हैं, तप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ठीक है, निवृत्ति को जीवन ही विकास का बाधक माना जाता है, जबकि प्रवृत्ति में नारी देह और सुंदरता को बढ़ा दिया जाता है। मतलब देखिए प्रवृत्ति मार्ग को कहा जाता है जो स्त्रियों के साथ रहते हैं, निवृत्ति में जो स्त्रियों के साथ नहीं रहते, इतना याद रखें क्योंकि यही आपकी किताब में बताया गया है। ठीक है संतु, आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न शांतु क्या लिखा गया है। 27 नंबर प्रश्न है कि जब जिसे जिसे भी पुरुष का अपना कार्य क्षेत्र मानना है वह नारी का भी कार्य क्षेत्र है, कैसे, मतलब जिसे मतलब कार्य क्षेत्र मतलब जहाँ पर पुरुष कार्य कर रहे हैं वहाँ पर स्त्री भी कार्य कर सकती है, मतलब ऐसा कैसे? ठीक है, क्योंकि संतु अब नारी भी अपना क्या संतु सहयोग दे रही है पुरुष के काम में, इसलिए संतु जो पुरुष का कार्य क्षेत्र वो नारी का भी। ठीक है, ठीक है संतु, समाज और सृष्टि के विकास में नर नारी दोनों का समान रूप से भागीदारी है। ठीक है, पुरुषों पुरुष जो कर्म क्षेत्र है वह नारी का भी है, अतः उदार भाव से नारियों के साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें कमज़ोर मानना अतिकार है, मतलब साथियों क्या कमज़ोर मानना उन्हें अच्छी बात नहीं, नारियों को भी क्या समान अधिकार देना चाहिए, ये साथियों समझ में आ गया। आगे देखिए क्या बढ़ते हैं, आगे क्या प्रश्न है। आगे साथियों 28 नंबर प्रश्न है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। देखिए बुद्ध ने आनंद से कहा कि जो साथियों हमने धर्म चलाया है भिक्षुणी क्या, वह साथियों 5,000 वर्षों तक चलने वाला था, लेकिन अब ये साथियों नारी को हमने भी अधिकार दे दिया, इसलिए यह का 500 वर्षों तक ही चलेगा, इन्होंने यह बताया था। ठीक है, तो बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा कि भिक्षुणी का प्रवेश करने के कारण 5,000 वर्षों तक ही चलेगा। देखिए यहाँ 5,000 नहीं 500 वर्षों तक होगा। ठीक है साथियों, याद रखिए 5,000 वर्षों तक चलने वाला था लेकिन अब 500 वर्षों तक ही चलेगा, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है, तो अब देखिए 29 नंबर प्रश्न, कुंती और गांधारी के से महाभारत रुक सकता है कैसे। देखिए महाभारत में आप देखेंगे कुंती और गांधारी थे। ठीक है,
तो देखिए कुंती और गांधारी क्या है साथियों, दोनों औरत ही, औरत नहीं चाहेगी साथियों कि उनके जो बेटे हैं, उनके पुत्र है, आपस में लड़ेंगे तो साथियों क्या होगा, उनकी किसी न किसी मृत्यु होगी। मतलब जो सबसे बड़ा दुख होता है उसके पत्नी का होता है, क्योंकि उसका सुहाग उजड़ जाता है और कोई पत्नी ऐसा नहीं चाहेगा, ठीक है। इसलिए साथियों उनके यदि गांधारी और कुंती बात करती तो क्या होता है, महाभारत रुक जाता है, ऐसा हम लोगों का मानना है, ठीक है। तो कुंती और गांधारी ममतामयी माँ थी, युद्ध में अपने बेटों को बचाने के लिए समझदारी दिखा देती है। यहाँ पर लिखता है समझदारी दिखा देती, युद्ध में जो विनाश होता है उसका खामियाजा स्त्रियों का ही विशेष भोगना पड़ता है, ठीक है। हमने जो समझा है शांति उसी तरह आपको लिख देना है, ठीक है। आगे देखिए शांति प्रश्न क्या है, आगे शांति प्रश्न है, और इस शांति इसी में और आपको लिख सकते हैं, इसी में क्या और लिख सकते हैं, देखिए इसी में आप लिख सकते हैं साथियों, इसलिए वे युद्ध रोकने का प्रयास करती, पुरुष पुरुष पौरुष के अहंकार से समझ नहीं पाते। मतलब पुरुष का जो अहंकार होता है, पुरुष मारेगा तो मारे, मतलब ऐसा रहता है ना। ये बिल्कुल कहीं बिल्कुल इसी प्रकार कुंती और गांधारी के संधि से महाभारत रुक सकता है, ठीक है साथियों, रुक सकता है, ऐसा हमने आपको बताया। इस तरह आपको लिख देना है। अब देखिए साथियों 30 नंबर प्रश्न, पुरुष के गुण क्या है। तो पुरुष के जो गुण होते हैं, बलवान होता है, समझदार होता है, गुस्सैल होता है, ऐसा जो वीर होता है, आप लिख देना है, ठीक है। तो देखिए शौर्य, बल, पराक्रम, साहस, संघर्ष, वीरता, कठोर आदि पुरुष के गुण सामान्य रूप से मानते जीवन के बाह्य क्षेत्र में काम करने उसकी मूल प्रवृत्ति। मतलब जीवन के मतलब जो बाहरी कार्य होता है घर से, वह कौन करता है साथियों, पुरुष करता है। यह साथियों पुरुष का मूल रूप से कार्य होता है, ठीक है। इतना समझ गए साथियों, यही आपको लिख देना होगा एग्जाम में, ठीक है। आगे देखिए साथियों 31 नंबर क्या प्रश्न है, नर और नारी एक द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं, मतलब एक ही द्रव्य, मतलब क्या एक ही पदार्थ की बनी दो वस्तुएं है। तो देखिए बिल्कुल नर और नारी में से थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी नर और नारी क्या है, समान है। इसीलिए संतु नर नारी एक ही पदार्थ की बनी दो प्रतिमाएं हैं, ठीक। तो भगवान ने नर नारियों को शरीर का निर्माण एक ही वस्तु से किया है, सिर्फ उनकी शारीरिक संरचना में थोड़ा अंतर है, ठीक है। हमने बताया इसी प्रकार एक ही वस्तु से बनी दो प्रतिमाएं हैं, उनकी शक्ति में कोई अंतर नहीं है, ठीक है साथियों, क्योंकि नर नारी एक रूप से दोनों समान कार्य कर सकती है, ठीक है ना। आगे देखिए साथियों प्रश्न क्या है। अब देखिए कुंती कुंती का विचार परिचय दे। तो कुंती कौन थी, तो साथियों पांडवों की माँ थी। कुंती मतलब महाभारत के बारे में आपको बता देना है, ठीक है। तो कुंती पांडवों की माँ थी, वह समान स्त्री की तरह ममतामयी के रूप में दिखाई पड़ती है। कुंती पांडव पंच कन्याओं को भी एक मानती जानी ही है, मतलब पंच कन्याएं भी क्या संत कुंती को माना जाता है, ठीक है। यही कारण है कि अविवाहित अवस्था में ही उसे कर्ण जैसा पुत्र प्राप्त हुआ, मतलब सूर्य भगवान से जो प्राप्त हुआ। लोक लाज के कारण उन्होंने अपने परि परि व्यक्त कर दिया, मतलब लोक लाज के कारण साथ उन्होंने जो कर्ण जो पुत्र था उसको क्या त्याग कर दिया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ही कुंती के पुत्र रूप में विख्यात हुए, ठीक है। मतलब कुंती के पुत्र यही पांच थे, मतलब पांडव, ठीक है। अर्जुन भी था लेकिन शांति सॉरी शांति कर्ण भी था, लेकिन कर्ण शांति को क्या त्याग दिया गया है, ठीक है उसे, क्योंकि वो समय से पहले सूर्य भगवान ने उसे दे दिया था। अब दे 33 नंबर प्रश्न, इतिहास की क्रिमिया प्रक्रिया क्या क्या आशय है, ठीक है, क्या आशय है, ठीक है साथियों। तो देखिए यात्रा के क्रम में यही कई बस जाने वाले इतिहास की क्रिमिया प्रक्रिया कहते हैं, जैसे सुदूर दक्षिण के कणाद वंश राजा न्यायदेव मिथिला क्षेत्र में आकर बस गए, मिथिला की संस्कृति के अंग बन गए, ठीक है। देखिए यह आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया जाएगा साथियों, टेंशन मत लीजिए। आगे देखिए साथियों, अब देखिए साथियों हमारा जो 5वां चैप्टर है कौन आता है, रोज, ठीक है। रोज चैप्टर आता है, जिसे साथियों आगे जी ने लिखा है। ये देखिए मालती के घर का वातावरण कैसा था। देखिए माल का जो घर का वातावरण था, चारों तरफ क्या था साथियों, शांति था, चारों तरफ सन्नाटा था, लगता है साथियों कुछ हो गया है, ठीक है। इस तरह का साथियों उसका घर का माहौल था। मालती के घर का वातावरण पूर्णतः संदेहन शून्य था, मतलब शांति था। वहाँ सभी यंत्रवत जीवन व्यतीत कर रहे थे। पारिवारिक जीवन में सरसता का अभाव था, ठीक, सरसता का क्या था साथियों
अभावतः याद रखिएगा। इस तरह साथियों आपको बताना होगा। आगे देखिए साथियों 35 नंबर प्रश्न साथियों की रोज कहानी में मालती को देखकर लेखक क्या सोचते हैं। तो देखिए रोज कहानी में साथियों मालती को जब देखते हैं तो ये मालती जो साथियों दिन भर काम करके बहुत थक जाती है, अब बच्चे का संभालती है, वह साथियों उसका जो तबीयत है का मतलब उसकी संतुलित अवस्था में नहीं रह पाती है। ये सभी क्या देखते हैं, जो मालती पहले कभी कापी किताब पढ़ते ही नहीं थी, आज शांति वो पढ़ना देखती है अखबार का, ये शांति वो देखते पाते हैं। ठीक है, तो लिख दीजिएगा कि मालती को देखकर लेखक ने सोचा बचपन की चंचल भोली भाली मालती अब पूर्णतः क्या बदल गई। चंचल मतलब काफ़ी जो बोलती थी इधर उधर। ठीक है साधु, उसका जीवन पूर्णतः यत्र यत्र वत्र नीरस हो गया है। ठीक है, पति डॉक्टर है जो सुबह से शाम तक रोगियों से घिरा रहता है, मतलब वो दिन भर रोगों का ही इलाज करता है। एक बच्चा जो जो या तो रोता है या तो सोता है। ठीक है, मतलब उसका बच्चा चिड़चिड़ाता है। ठीक है, बच्चे का नाम क्या था टीटी, पति का नाम क्या था महेश्वर। इस रोग का भी इलाज करता था गैंग्रीन। इस प्रकार मालती के जीवन में उल्लास, उत्साह उत्साह उत्साह, उमंग, प्रेम, संवेदन जैसी कोयल भावनाएं क्या समाप्त हो गई। ठीक है साथियों, समाप्त हो गई थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, मतलब मालती के बारे में इतना साथियों आप बता दीजिएगा। देखिए आगे तो प्रश्न, आगे साथियों 36 नंबर प्रश्न है कि रोज कहानी की मालती ने किताब किताब को क्या किया। तो किताब को साथियों वह साथियों प्रतिदिन एक पेज फाड़ देती थी जब उसने उसके पिताजी ने उसे दिया था पढ़ने के लिए। तो रोज कहानी की मालती किताब को पढ़ने प्रतिदिन फाड़कर फेंक दिया करती थी। इस प्रकार उसने किताब को फाड़कर फेंक दिया। ठीक है साधु, इस प्रकार किताब को उन्होंने फाड़ के फेंक दिया। आगे 37 नंबर प्रश्न साधु, गैंग्रीन क्या था। गैंग्रीन साधु एक रोग है जो पहाड़ी क्षेत्र में कांटे के चुभ जाने के कारण होती है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में कांटे के चुभने से होने वाली एक घातक बीमारी गैंग्रीन है। इसमें इसमें हाथ पांव काटने का भी नौबत आ जाती है। नौबत मतलब ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है साधु, ज़रूरत पड़ जाती है। 38 नंबर प्रश्न साधु कि मालती के पति का परिचय दे। मालती के पति बोले तो महेश्वर के बारे में, महेश्वर गैंग्रीन नाम का इलाज करता तो वो डॉक्टर था, इतना उसके बारे में आपको लिखना हुआ था। देखिए मालती पति महेश्वर वह दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में सरकारी डॉक्टर था। शाम तक रोगियों से घिरा रहता था। चीख चिल्लाहट सुनते सुनते वह संवेदन शून्य हो गया, मतलब वह भी शांत रहने लगा था। मतलब उसका भी जीवन एकदम शांति था। वह नीरस सूना उदास यत्र यत्र वत्र जीवन जीने का अभ्यस्त हो गया चुका था। उसके उसी के दर्ज पर उसकी पत्नी मालती का जीवन भी साथियों दल हो गया था, दल जाता था। मतलब जैसे साथियों वो, क्योंकि वह दिन भर साथियों वह डॉक्टरी में रहता था, इलाज करता, केवल खाने के लिए आता था। तो मालती घर पर अकेले थी। अब घर पर अकेले थी मतलब उसका भी जीवन साथियों शांति रूप से बीत जाता था। घर में कोई नहीं था कि एक बच्चा था, वो भी साथियों क्या रोता रहता था या तो सोता रहता था। ठीक है, इसलिए साथियों मालती भी शांति रह गई। ठीक, आगे देखिए साथियों प्रश्न, आगे 39 नंबर प्रश्न है कि क्या केवल कष्ट सहकर ही देश की सेवा की जा सकती है। आपको पता नहीं है। तो देखिए अब साथियों हमारा चैप्टर आता है लास्ट चैप्टर, 6वां चैप्टर, भगत सिंह द्वारा एक पत्र और एक लेख। ठीक है साथियों, देखिए प्रश्न है, एक बार और पढ़ते हैं, क्या कष्ट सहकर देश की सेवा की जा सकती है, ऐसा भगत सिंह क्या मानते हैं। तो देखिए उत्तर लिखना है कि भगत सिंह के अनुसार कष्ट सहकर देश की सेवा की जा सकती है। कष्ट या दुख मनुष्य को पूर्ण बनाता है, मतलब मजबूत बनाता है साथियों। इससे व्यक्ति में आत्मविश्वास पैदा हो जाती है। मतलब कष्ट सहकर देश की सेवा की जा सकती है क्योंकि कष्ट आने से व्यक्ति साथियों मजबूत बनता है, पूर्ण बनता है, उसमें आत्मविश्वास आता है, कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है साथियों, ये याद रखिएगा। 40 नंबर प्रश्न है, तो भगत सिंह कैसी मृत्यु को सुंदर मानते हैं। तो देखिए साथियों कैसी मृत्यु को सुंदर मानते हैं। देखिए जो डर के जो मृत्यु करते हैं, जो डर के मर जाते हैं फांसी, उसे वो कायरता मानते हैं। जो साथियों खुशी खुशी मिल जाए, जो हम अच्छे काम करके मिल जाए मृत्यु, वही साथियों क्या सुंदर मृत्यु। तो भगत सिंह देश की सेवा की कुर्बानी को सुंदर मृत्यु मानते हैं। उसे वे सफल सार्थक समझते हैं। ठीक है, उसे सफल सार्थक समझते हैं साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए साथियों प्रश्न क्या है। आगे प्रश्न है साथियों 41 नंबर
कि विद्यार्थी से भगत सिंह की क्या अपेक्षा है, क्या विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेने चाहिए। देखिए साथियों, विद्यार्थी के बारे में पढ़ते हैं। विद्यार्थी को साथियों पढ़ने के साथ देश के बारे में जानकारी होनी चाहिए, राजनीति के बारे में, क्योंकि साथियों जीवन भर तो वही नेता नहीं न रहेगा। हाँ, आने वाला भविष्य तो हम ही के हाथ में है, इसलिए साथियों हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ऐसा साथियों भगत सिंह बताना चाहता है। ठीक है, विद्यार्थी देश का भावी कर्णधार होता है। उसे छात्र जीवन से ही देश समाज की परिस्थितियों से अवगत होने रहना चाहिए उसे, जिससे वह व्यवहारिक जीवन में जिम्मेवारी नागरिक बन सके। ठीक है साथियों, जिम्मेवारी नागरिक बन सके। सिर्फ पढ़ाई करने वाले तो जीवन के यथार्थ से ही अनजान रह जाते। मतलब जो पढ़ाई केवल करते हैं वो केवल साथियों वह पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में नहीं सोच पाते, ऐसा उनका कहना है। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न साथियों कि भगत सिंह किस प्रकार देश की आवश्यकता महसूस करते हैं। किस प्रकार देश की आवश्यकता महसूस करते हैं साथियों, तो भगत सिंह देश के लिए तन मन धन न्यौछावर कर देने वाले देशभक्तों की आवश्यकता महसूस करते हैं। मतलब जो साथियों देशभक्त देश के लिए तन मन धन साथियों न्यौछावर करते हैं, उनको साथियों यदि कुछ ना मिले तो उनको साथियों क्या वो आवश्यकता मानते हैं, मतलब उनको वो जो चाहिए वो देना चाहिए। वे सच्चे देशभक्त के देश पर प्राण अर्पित करने वाले दीवाने मानते हैं। ठीक है, दीवाने मानते हैं साथियों। आगे है कि ऐसे दीवानेपन जोश उमंग साहस और शक्ति छात्रों एवं युवाओं को ही हो सकती है, और ऐसा साथियों दोस्त जो से दीवानापन है ऐसा साथियों छात्रों में ही देखने को मिल सकती है, मतलब युवाओं में देखने को मिल सकती है। घर गृहस्थी में जंजाल में फंसा व्यक्ति के लिए सच्चा देशभक्त बनना कठिन हो जाता है, क्योंकि वो अपने परिवार में ही साथियों क्या रहेगा, खोया रहेगा। ठीक है, इसलिए साथियों युवाओं को देश में आगे बढ़ना चाहिए, में राजनीति में भाग लेना चाहिए, ऐसा साथियों भगत सिंह कहना चाहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इस प्रश्न का उत्तर। आगे देखिए साथियों 43 नंबर प्रश्न है कि भगत सिंह ने अपने फांसी के किस किस समय की इच्छा व्यक्त की। किस समय की इच्छा व्यक्त की, तो मुक्त प्रस्ताव आंदोलन के विश्व स्तरीय बनकर अपने शिखर पर पहुंच जाए तब उन्होंने फांसी की इच्छा व्यक्त की प्रक्रिया। तो देखिए ऐसा ही इसलिए साथियों जब विश्व स्तर पर साथियों जब साथियों आंदोलन होने लगेगा, जब इसकी फांसी होगी तो और लोग आकर्षक हो जाएगा और मोटिवेट हो जाएगा आंदोलन के लिए। इसलिए साथियों इस समय को उन्होंने अपने फांसी के लिए क्या साथियों चुना, जब विश्व स्तरीय पर क्या आंदोलन होने लगे देश की आज़ादी के लिए। ठीक है साथियों, समझ गए। आगे देखिए साथियों 47 नंबर प्रश्न है कि भगत सिंह ने अपनी मृत्यु के को सुंदर कहा, वे आत्महत्या को कायर मानते थे। इस संबंध में अपने विचार को स्पष्ट करें। तो पीछे भी साथियों हमने आपको बताया कि संघर्ष करते हुए कुर्बानी देने को भगत सिंह ही सुंदर मृत्यु कहते हैं। कहा है अपने सिद्धांत पर अडिग रहते हुए फांसी पर गले पाना सुंदर मृत्यु है। दुख से डर कर लोग आत्महत्या कर लेते हैं साधु कर लेते हैं, यह वास्तव में कायरता है। ठीक है, मतलब आत्महत्या को कायरता मानते हैं। जो साथियों देश की कुर्बानी के लिए जान दे वह साथियों सबसे सुंदर मृत्यु है, ऐसा कहते हैं। कुछ लोग दुखों में से मुक्ति पाने के लिए आत्महत्या कर जीवन के मूल्य को धूमिल कर लेते हैं। मतलब साथियों क्या है, जीवन में बहुत दुख है तो उसे आत्महत्या से उसका कोई निवारण नहीं हो सकता है। ठीक है साधु, ऐसा भगत सिंह कहते हैं। आगे देखिए साधु, अगर 45 नंबर प्रश्न है साथियों कि विद्यार्थी को राजनीति में भाग क्यों लेना चाहिए, क्योंकि राजनीति के बारे में जानना चाहिए, इसलिए राजनीति में भाग लेने चाहिए। हमने पीछे भी इसके बारे में बात किया था। राजनीति में भाग लेने से छात्रों के देश दुनिया की परिस्थितियों के बारे में विषय में जानकारी मिलेगी। इससे उसका चतुर्दिक मानसिक विकास हो पाएगा। छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ अपने देश के विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि साथियों देश का भविष्य हम नहीं के हाथ में है ना। इसलिए साथियों सोचना पारिवारिक जवाबदेही के स्वतंत्रता से रहने के कारण उसमें देश के लिए कुर्बानी देने की शक्ति की साहस होनी चाहिए। हमें देश के प्रति साथियों त्याग रहना चाहिए, ऐसा हमें हर व्यक्ति देशवासियों को क्या सोचना है। ठीक है साथियों, आगे देखिए प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि गांधी नेहरू बोस के नाम नाम किस पाठ में आया है। तो साथियों इसी पाठ में आया है, भगत सिंह
ये नाम लेख एक लेख और एक पात्र में अंतर्गत विद्यार्थी और राजनीति लेख में आया है। ठीक है साथियों, ये याद रखिएगा। 47 नंबर प्रश्न साथियों कि व्यवहारिक राजनीति क्या है। व्यवहारिक राजनीति क्या है साथियों, ये आपको बताना है। तब महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना है, भाषण सुनकर व्यवहारिक राजनीतिक होती है। मतलब महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस को साथियों स्वागत कर कर क्या और इन्हीं को साथियों यदि सुनते हैं तो ये हमारा व्यवहारिक राजनीतिक होता है। अर्थात लोगों को देश के प्रति सहज रूप से जागरूक करना व्यवहारिक नागरिक। व्यवहारिक मतलब व्यवहार से मतलब लोगों के बारे में बताना, देश के जागरूक नागरिक बनाना, ये साथियों क्या व्यवहारिक नागरिक राजनीतिक है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए साथियों 48 नंबर प्रश्न, भगत सिंह कौन थे। तो भगत सिंह के बारे में कौन नहीं जान, इनके बारे में आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो भगत सिंह भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अंग्रेज के विरुद्ध केंद्रीय सिविलियन बम फेंका था, उसी के आरोप में उन्हें फांसी दी गई थी। ठीक है साथियों, इस प्रकार भगत सिंह आज़ादी के लिए स्वतंत्रता शहीद, स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी थे, ये तो आप लिखिए दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए साथियों 49 नंबर प्रश्न की चौर और मन किसे कहा गया है। ठीक है, चौर और मन किसे कहा गया है। तो साथियों चौर और मन ताल को कहा गया है। चौर जहाँ उथले उथले ताल होते हैं, वहीं मन गहरे ताल होते हैं। ठीक है साथियों, यह जो साथियों वो साधा नीरा चैप्टर का। ठीक है, हमारा जो टारगेट था साथियों हमने उसे पूरा कर लिया। ठीक है, 1 से 6 चैप्टर तक, अगले क्लास में हम 7 से 13 चैप्टर कर लेंगे। ठीक है साथियों, तो क्लास अच्छी लगी तो साथियों लाइक करना है और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है साथियों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, डेली क्लास होगी। ठीक है साथियों, धन्यवाद।